सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी फैक्ट्स, जिसमें मैंने एज ऑफ अल्ट्रॉन के सेकंड हाफ को 20 फैक्ट के साथ ही कवर किया हुआ है। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा तो उसको भी जरूर से देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होगी जहां पर फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। और इस वीडियो के 20 फैक्ट्स के साथ अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के 50 फैक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद फैक्ट नंबर 26। मूवी के इस सीन जब अल्ट्रॉन ड्रोन्स विजन की बॉडी के साथ साथ ट्रक को बिठा कर ले जाते हैं तो इस पर्टिकुलर सीन को सिर्फ एक ही एनिमेटर ने एनिमेट किया था, जिसे इस सीन को कंप्लीट करने में 360 दिन लगे थे। जिसके बाद उस एनिमेटर को इस सीन के कंप्लीट होने की खुशी में एक स्पेशल पार्टी के साथ साथ एक शैंपेन की बोतल इनाम के तौर पर दी गई थी। नंबर 27। मूवी में जब होकाई विजन की बॉडी को टोनी एंड ब्रूस के पास लेकर आता है तो उस टाइम टोनी स्टार्क ने ब्रूस ली की टी शर्ट पहनी होती है। एंड एक्टर रॉबर्ट डॉनी जूनियर रियल लाइफ में विंग चन में एक ब्लैक बेल्ट रह चुके हैं, जो कि साउदर्न चाइनीज कुंफू मार्शल आर्ट स्टाइल है। नंबर 28। इस मूवी में दिखाया गया क्विक सिल्वर के रनिंग विजुअल इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक अल्ट्रा हाई स्पीड कैमरा से फिल्मिंग की जाती थी, और फिर उसी सेम सीन को एक्टर एरन टेलर जॉनसन के साथ रेगुलर स्पीड में शूट किया जाता था, जिसके बाद उन दोनों सीन को एक किया जाता था। और इस मूवी में दिखाया गया क्विक सिल्वर के मोस्ट ऑफ द सीन्स को आउटडोर लोकेशंस पर शूट किया गया है, जिनमें कम से कम ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया था। नंबर 29। अगर कॉमिक्स की बात करें तो उसमें विजन को पूरी तरह से सिर्फ अल्ट्रॉन ने ही क्रिएट किया था, बट इस मूवी में अल्ट्रॉन सिर्फ विजन की बॉडी को ही क्रिएट कर पाता है, जिसके बाद विजन का माइंड और उसके आइडियल्स ब्रूस बैनर एंड टोनी स्टार्क की प्रोग्रामिंग के हिसाब से होते हैं, और फिर उसे पूरी तरह से जिंदा थोर करता है ताकि वो अवेंजर्स का साथ दे सके। नंबर 30। इस मूवी में एक्टर पॉल बैटनी को विजन बनाने में 1 से 1.5 घंटा लगता था, जिनमें सबसे पहले इनके फेस एंड हैंड्स पर पर्पल पेंट किया जाता था, और फिर इन्हें प्रोस्थेटिक से बने स्कैल्प को भी पहनना पड़ता था, जिसके अंदर इनका पूरा सिर और कान ढके जाते थे, जिसकी वजह से पॉल बैटनी को अच्छे तरीके से सुनाई भी नहीं देता था। जिसके बाद उसमें कुछ होल्स किए गए थे ताकि इन्हें ठीक से सुनाई दे सके। और साथ ही विजन के कॉस्ट्यूम बहुत ही ज्यादा टाइट होने की वजह से पॉल बैटनी के बॉडी टेम्परेचर को टाइम टू टाइम कूल डाउन भी किया जाता था। नंबर 31। कॉमिक्स में विजन को उसका नाम द वास्प ने दिया था, जो कि शौक के मारे से फर्स्ट टाइम देखकर विजन कहकर बुलाती है। बट इस मूवी में विजन को उसका नाम थोर एंड अल्ट्रॉन ने दिया था, जिसमें थोर उसे अपने प्रोफेसी में देखी गई विजन कहकर बुलाता है। तो दूसरी तरफ अल्ट्रॉन अपने फ्यूचर गोल्स एंड विजन को ध्यान में रखते हुए उसे क्रिएट करता है ताकि वो अवेंजर्स को मार सके। They really did take everything from me. तो इन दोनों के विजन से एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में विजन को उसका नाम मिला है। नंबर 32। मूवी में जब टोनी स्टार्क अपने सूट में न्यू एआई पार्टनर फ्राइडे को अपलोड करता है तो वहीं पर जोकास्टा नाम की ड्राइव भी पड़ी होती है। एंड मार्वल कॉमिक्स में जोकास्टा नाम की एआई को अल्ट्रॉन ने क्रिएट किया था, जिसकी बॉडी एंड माइंड को जेनेट वेट यानी द वास्प पर मॉडल किया गया था ताकि ये अल्ट्रॉन की वाइफ बन सके। बट बाद में जोकास्टा अल्ट्रॉन के खिलाफ होकर अवेंजर्स को ही ज्वाइन कर लेती है। नंबर 33। एक्टर एरन टेलर जॉनसन, जिन्होंने इस मूवी में पेट्रो मैक्सिमोव एके क्विकसिल्वर को प्ले किया है, तो डायरेक्टर जोस व्हेडन को इन्हें इस मूवी में क्विकसिल्वर के रोल के लिए कन्विंस करने में लगभग 1 साल लगा था, क्योंकि जॉनसन मार्वल कॉन्ट्रैक्ट्स और इस मूवी की बड़ी स्टारकास्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न थे। बट बाद में जब इन्हें पता चला कि एक्टर एलिजाबेथ ओल्सन भी इस मूवी का पार्ट बनने वाली है और उसकी सिस्टर का रोल प्ले करेगी, तो ही एरन टेलर जॉनसन ने एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी को साइन किया था। और उस टाइम क्विकसिल्वर को प्ले करने के लिए एरन टेलर जॉनसन को वेट कम करने के लिए कहा गया था, क्योंकि एक रनर को प्ले करने के लिए उस टाइम इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। नंबर 34। फाइनल बैटल के टाइम कैप्टन, होकाई, स्कारलेट विच एंड क्विकसिल्वर को अल्ट्रॉन रोबोट्स को बर्बाद करने, मरने और मारने की बात करता है। तो उस टाइम जब कैप्टन कहता है कि अगर मारे जाओ तो मुझे मत कहना, तो उस टाइम स्क्रीन पर क्विकसिल्वर को दिखाया जाता है, जिससे कि उसकी डेथ को फोरशैडोड किया गया था कि नियर फ्यूचर में वो मरने वाला है। नंबर 35। मूवी में ब्रिज फाइट के दौरान अल्ट्रॉन बोट कैप्टन से कहता है कि वो हर किसी को नहीं बचा सकता, जिस बीच कैप्टन उसकी छाती में शील्ड को घुसेड़कर उसे ब्रिज से नीचे फेंक कर कहता है, तो एक्चुअल में रिपीटेड जोक था फर्स्ट एवेंजर मूवी का, जिसमें जब थोर लोकी को ध्यान से सुनने के लिए कहता है तो उसी बीच आयरन मैन उसे अपने साथ उड़ा ले जाता है। नंबर 36। इस मूवी में हमें कैप्टन अमेरिका को एक अपग्रेडेड मैग्नेटिक शील्ड के साथ दिखाया गया है, जिसमें उसकी शील्ड अपने आप ही उसके पास आ जाती है। और ये कॉन्सेप्ट मार्वल कॉमिक्स से इंस्पायर था, क्योंकि ओरिजिनल कॉमिक्स में भी कैप्टन ने ऐसी सिमिलर शील्ड का यूज किया हुआ है, और इस मूवी की तरह कॉमिक्स में भी कैप्टन के लिए उस शील्ड को टोनी स्टार्क ने ही बनाया था।
नंबर 37 मूवी के सीन में क्विकसिल्वर के चले जाने के बाद होकाई कहता है Nobody would know. Nobody. The last I saw him, an Ultron was sitting on him. Yeah, he'll be missed. That quick little bastard. I miss him already. तो एक्चुअल में सभी लाइंस एक्टर जेरेमी रेनर के द्वारा इम्प्रोवाइज थी। नंबर 38 इस मूवी के लिए अल्टोन एंड हल्क के मोशंस को अच्छे तरीके से कैप्चर करने के लिए मूस नाम के बिल्कुल न्यू सिस्टम को डेवलप किया गया था। इसके डिजाइन एंड इम्प्रूवमेंट में एक्टर एंडी सर्किस ने भी मदद की थी, जो कि हमें इस मूवी में क्लाउ के रोल में देखने को मिले थे। और इस मूस नाम के न्यू मोशन कैप्चर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये था कि एक्टर्स मार्क रफलो एंड जेम्स पैडर अपने अपने हल्क एंड अल्टोन वाले सीन्स को बाकी कास्ट मेंबर्स के साथ ऑन लोकेशन परफॉर्म कर सकते थे, क्योंकि फर्स्ट एवेंजर मूवी में मार्क रफलो को अपने हल्क वाले सीन्स सेपरेटली शूट करने पड़े थे। नंबर 39 इस मूवी में क्विकसिल्वर के कैरेक्टर को दिखाना मार्वल स्टूडियोज के लिए इतना भी आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें 20th सेंचुरी फॉक्स के बहुत सारे रूल्स को मानना पड़ा था, जैसे कि इस मूवी में क्विकसिल्वर का एक्समैन और उसके फादर मैग्नेटो के साथ कोई भी रिलेशन रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, उसे अवेंजर टीम का पार्ट भी नहीं बनाया जाएगा, और यहाँ तक कि इस मूवी के साथ साथ आने वाली किसी भी मार्वल मूवी में उसे म्यूटेंट कहकर मेंशन भी नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से इस मूवी में दिखाया गया क्विकसिल्वर को एक्समैन वाले क्विकसिल्वर से बहुत ज्यादा स्लो दिखाया गया है, जो कि बुलेट्स को भी नहीं रोक पाता। और इन्हीं सभी स्पेसिफिक पैरामीटर्स की वजह से क्विकसिल्वर को एज ऑफ अल्ट्रॉन में मारा गया था। नंबर 40 बिग फाइट खत्म होने के बाद विजन को एक लास्ट अल्ट्रॉन सेंट्री मिलता है, जो कि बचने की कोशिश में लगा होता है। और ये लास्ट रोबोट वही सेम रोबोट होता है जिसे कैप्टन अपने शील्ड से मारकर ब्रिज से नीचे फेंक देता है, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह से टूटे होते हैं। नंबर 41 मूवी के एंड में जब होकाई के न्यूबॉर्न सन को दिखाया जाता है तो उसका नाम नथानियल पेट्रो पाटन लिखा होता है, जिसमें फर्स्ट नेम नथानियल नताशा रोमनोफ के नाम पर होता है और मिडिल नेम पेट्रो मैक्सिमोव के नाम पर, जो कि होकाई की तरफ से इन दोनों का एक ट्रिब्यूट था, क्योंकि नताशा एंड क्विकसिल्वर ने होकाई की जान बचाई होती है। नंबर 42 अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ऐसी फर्स्ट एमसीयू मूवी थी जिसमें थोर को बिना लोकी के दिखाया गया था, बट ओरिजिनली पहले हमें इस मूवी में लोकी भी दिखने वाला था, क्योंकि एक्टर टॉम हिडलसन ने इस मूवी के लिए अपने एक सीन को शूट किया था जिसमें मूवी के एंड में ये दिखाया जाता कि अल्ट्रॉन को लोकी मैनिपुलेट कर रहा था। बट डायरेक्टर जोस व्हेडन को स्टोरी के हिसाब से वो सीन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से लोकी के सीन को इस मूवी से हटा दिया गया था। नंबर 43 ओरिजिनल डायरेक्टर जोस व्हेडन मूवी के फाइनल न्यू अवेंजर वाले सीक्वेंस में स्पाइडरमैन एंड कैप्टन मार्वल को भी ऐड करना चाहते थे, बट वो उस टाइम राइट इश्यूज एंड टाइमिंग की वजह से ऐसा नहीं कर पाए। क्योंकि अगर बात करें कैप्टन मार्वल की तो उस टाइम किसी भी एक्टर्स को इस रोल के लिए कास्ट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर को हटाकर न्यू अवेंजर्स में स्कारलेट विच को ऐड करना पड़ा था। तो दूसरी तरफ स्पाइडरमैन को लेकर उस टाइम बहुत ही ज्यादा फेक लीक्स आई थी कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट्स में हमें एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 44 इस मूवी के एंड में थैनोस को नेक्स्ट बिग विलन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया था, बट ओरिजिनली इससे पहले थैनोस को इसी मूवी का ही विलन बनाया जाने वाला था, बट डायरेक्टर जोस व्हेडन ने ऐसा करने से मना कर दिया था ताकि अल्ट्रॉन को इस मूवी का पार्ट बनाया जा सके और साथ ही इस मूवी को ग्राउंडेड लेवल पर भी रखा जा सके, ताकि अवेंजर्स को रियल वर्ल्ड्स की प्रॉब्लम्स का भी पता चल सके, जिसके बाद स्कोविया में हुई फाइट उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सिविल वॉर में एक्सप्लोर किया गया था और फिर उसके बाद हमें थैनोस को नेक्स्ट अवेंजर मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया था। नंबर 45 अगर अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की इंडिविजुअली बात करें तो एक तरह से कहा जा सकता है कि टोनी स्टार्क इस मूवी का हीरो होने के साथ साथ इस मूवी का विलन भी है, क्योंकि वो ही अर्थ को डिफेंड करने के लिए अल्ट्रॉन को क्रिएट करता है, जो कि बाद में ह्यूमन रेस को मिटाने में लग जाता है। जिसके बाद होती है विजन की क्रिएशन, बैटल ऑफ स्कोविया, क्विकसिल्वर की डेथ और फिर स्कोविया एक्कॉर्ड्स, और इन सब की शुरुआत होती है अल्ट्रॉन से जिसे टोनी ने क्रिएट किया था। तो आप सबका इस बारे में क्या मानना है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 46 अगर इस मूवी में दिखाए गए कैरेक्टर्स के इंडिविजुअल स्क्रीन टाइम्स की बात करें तो इनमें कैप्टन अमेरिका का स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा था, जो कि था 50 मिनट 25 सेकंड। सेकंड है आयरन मैन 45 मिनट 34 सेकंड। थर्ड ब्लैक विडो 33 मिनट 7 सेकंड। फोर्थ क्विकसिल्वर 26 मिनट 43 सेकंड। फिफ्थ ब्रूस बैनर 23 मिनट 55 सेकंड। सिक्स स्कारलेट विच 20 मिनट 59 सेकंड। सेवंथ होकाई 19 मिनट 56 सेकंड। एट्थ थोर 14 मिनट 18 सेकंड एंड लास्ट है विजन जिसका स्क्रीन टाइम 8 मिनट 41 सेकंड होता है। नंबर 47
हालांकि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के रिलीज के टाइम इसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया हो, बट इसी मूवी ने ही मोस्ट ऑफ द मार्वल फ्यूचर मूवीज को सेटअप किया था, जिसमें क्लॉस एंड वाइब्रेनियम को दिखाकर ब्लैक पैंथर मूवी को सेटअप किया गया था। थोर की विजन्स में एस्गार्ड के एपोकलिप्टिक इवेंट एंड इन्फिनिटी स्टोन को दिखाकर थोर रैग्नारोक मूवी को सेटअप किया गया था। मूवी में टोनी एंड स्टीव के आर्गुमेंट्स, एंड में होकाई एंड टोनी स्टार्क का एवेंजर्स को छोड़ना और फिर न्यू एवेंजर्स के असेंबल से कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी को सेटअप किया गया था। एंड फाइनली एंड में थैनोस को इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ दिखाकर अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को सेटअप किया गया था। और ये चारों ही मूवीज एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड ब्लॉकबस्टर मूवीज रही हैं, जिनकी नींव अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में ही रखी गई थी। नंबर 48, इस मूवी में दिखाया कि अल्ट्रॉन के अलग अलग वर्जन्स को इस मूवी की स्क्रिप्ट में अलग अलग नाम दिए गए थे, जिनको इस मूवी में ऑन स्क्रीन एक भी बार मेंशन नहीं किया गया। जिनमें अल्ट्रॉन की फर्स्ट मैंगल्ड बॉडी को अल्ट्रॉन मार्क 1 नाम दिया गया था, सेकंड बॉडी को अल्ट्रॉन प्राइम एंड अल्ट्रॉन की वाइब्रेनियम प्लेटेड प्राइम बॉडी को अल्टीमेट अल्ट्रॉन नाम दिया गया था। तो वहीं पर अल्ट्रॉन ड्रोन्स को अल्ट्रॉन सेंट्रीज कहा जाता था। नंबर 49, वेल जैसे कि आप सभी को पता है कि मार्वल वाले अपनी मूवीज की सीक्रेसी एंड स्पॉयलर्स को अवॉइड करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और सेम ऐसा इस मूवी के लिए भी किया गया था, जिसमें एक्टर्स क्रिस इवांस एंड क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने इंटरव्यूज में बताया था कि डायरेक्टर जोस व्हेडन ने उनको अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी की स्टोरी एंड प्लॉट के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। और यहाँ तक कि क्रिस इवांस को इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले तक तो इस मूवी का टाइटल भी नहीं पता था। तो वहीं पर दूसरी तरफ क्रिस हेम्सवर्थ को यही नहीं पता था कि अल्ट्रॉन कौन है। नंबर 50, द अवेंजर्स मूवी के सक्सेस के बाद एक बार फिर से डायरेक्टर जोस व्हेडन को सेकंड मूवी को डायरेक्ट करने के लिए बुलाया गया था। एंड डायरेक्टर जोस व्हेडन ने इस मूवी पर काम करना एक नाइटमेयर की तरह बताया था, जो कि इनकी जिंदगी का सबसे हार्डेस्ट वर्क था, क्योंकि इसी मूवी ने अच्छे तरीके से इन्फिनिटी सागा को सेटअप किया था। और इस मूवी के मैसिव सक्सेस एंड $1.4 बिलियन की कमाई के बाद भी उस टाइम इसे बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। तो फर्स्ट पार्ट को भी मिलाकर ये थे अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी से जुड़े 50 अननोन, माइंड ब्लोइंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स। और अगर आपको द अवेंजर्स मूवी से जुड़े ऐसे ही 40 फैक्ट्स के बारे में जानना है तो आप फर्स्ट वीडियो क्लिक करके देख सकते हो। एंड इफ एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स ऑन फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। और इस वीडियो कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस।